प्रिय विद्यार्थियों, आज हम MA फाइनल हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में कैमास कर्नावती कथा जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित संक्षिप्त पृथ्वीराज कथा का महत्वपूर्ण अंश है। वैसे पृथ्वीराज रासों के अनेक संस्करण मिलते हैं। उन सभी संस्करणों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें कैमास कर्नावती प्रसंग को स्थान दिया गया है। ये घटना इतिहास से भी प्रमाणित है। दूसरे ग्रंथों में कपोल कल्पनाएं और अन्य घटनाओं को स्थान देकर के अनावश्यक कथा का विस्तार किया गया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का हम कैमास वध देखें तो उसमें कई कथाएं जोड़ी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में उल्लेख किया है कि वे दिल्ली के राजा थे, आखेट के शौकीन थे और इन्होंने अपने अहमद को राज्य का भार सौंप करके अपना ध्यान आखेट में लगा लिया और जो आसपास के राजा थे उन सब राजाओं को के राज्य को अपने राज्य की सीमा में मिला लिया। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने अपने ग्रंथ कैमास वध में बताया कि जयचंद कन्नौज के राजा थे और उन्होंने पृथ्वीराज का अपमान किया था। पृथ्वीराज चौहान उनसे बदला लेना चाहते थे। जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, वह पृथ्वीराज के ऊपर अमरुक थी। जयचंद ने राजसू यज्ञ के अंदर देश देश के राजाओं को बुलाया और इसी में उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर भी किया। पृथ्वीराज को द्वारपाल की भूमिका दी गई। इससे पृथ्वीराज का मन बड़ा दुखी हुआ और अपने मन की दुर्दशा के कारण वे अपने राज्यपाल अपने राज्य के सेनापति कैमास को सौंप करके आखेट के लिए घूमते फिरते थे। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने भी अपने कैमास वध में इसी घटना को इस रूप में वर्णन किया है। तिहि थे तप आखेटक घूमई थिर रहीन चौहान वर प्रधान जुगनीपुर घर रह सही परवान। तो कहने का मतलब है कि इस घटना को माता प्रसाद ने भी अपने कैमास वध में स्थान दिया है। सभी जो पृथ्वीराज रासों से संबंधित जो ग्रंथ है उनमें
कहीं न कहीं घटनाओं में समानता मिलती है। किसी रचनाकार ने घटनाओं का अत्यधिक विस्तार किया, इस कारण उनकी जो रचना है वह व्यापक मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़े संयमित रूप से संक्षिप्त पृथ्वीराज आसों में केवल कैमास कर्नावती प्रसंग को ही लिया है। जहाँ तक कैमास कर्नावती प्रसंग की कथा है, जो माता प्रसाद गुप्त ने इसमें कुछ और जोड़ दिया पूर्व पुठिका के रूप में। जैसे पृथ्वीराज का कन्नौज गमन, क्योंकि जयचंद कन्नौज के राजा थे और पृथ्वीराज इनसे युद्ध करने के लिए वहाँ गया होगा, तो ये घटना उन्होंने जोड़ी है। संयोगिता का परिणय, मतलब संयोगिता का पृथ्वीराज के प्रति आकर्षण, प्रेम, पृथ्वीराज और जयचंद का युद्ध, ये पूर्व पीठिका के रूप में डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जोड़े हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कैमास वध से पूर्व जो पृथ्वीराज आसों को जयचंद की जो चालाकी है उसका पता लग जाता है। कहने का मतलब यह है कि जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए संयोगिता के स्वयंवर में राजसूय यज्ञ के अंदर उनको द्वारपाल की भूमिका दी। तो पृथ्वीराज इसे अपना अपमान मानता था। संयोगिता के प्रति प्रेम होने के कारण वह संयोगिता के ऊपर अपना अधिकार समझता था। तो पृथ्वीराज का मन क्या है कि इस घटना से अस्थिर हो जाता है और वह जयचंद से अपने अपमान का बदला लेना चाहता है। और इसी कारण वह दिल्ली का जो शासन है अपने प्रधान अहमद कैमास को सौंप करके वन में दिन रात आखेट खेलने में व्यतीत करता है। संयोगिता की विरह में जलने लगता है, मन अस्थिर रहता है। तो अपने मन को स्थिर करने के लिए वह आखेट में अपना मन लगाता है। इस घटना का उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है और इतिहास में भी इस तरह की घटना देखने को मिलती है। लेकिन जिस कैमास को उन्होंने राजपाट संभलाया था, वह कैमास राजपाट मिलने पर विलासी हो जाता है। जो दासी है कर्नावती, उस कर्नावती के प्रेम में डूब करके वह राजकाज की ओर ध्यान नहीं देता है। जो पटरानी थी, उनको इस बात का पता लग जाता है और वह एक दासी को पृथ्वीराज चौहान के पास इसकी सूचना देने के लिए भेजती है।
पृथ्वीराज को जब इस घटना का पता लगता है कि मैं जिसको राजपाट दे के आया था वह सेनापति तो विलास के अंदर डूब गया, तो उनको बड़ा दुख होता है और वे वहाँ से सीधे कैमास के रहने के स्थान पर आते हैं और वहाँ देखते हैं कि कैमास कर्णावती के जाल में फंसा हुआ है। तो इस घटना से उनको बड़ा दुख होता है और वह अपने धनुष बाण से कैमास के ऊपर तीर चलाते हैं। एक तीर खाली जाता है, लेकिन दूसरे तीर में कैमास का सिर धड़ से अलग हो जाता है और इसके पश्चात वे जो दासी थी कर्णाटी, उस कर्णाटी का भी वध कर देते हैं और पुनः वे जंगल के अंदर आखेट के लिए चले जाते हैं। जब प्रातःकाल होता है तो पृथ्वीराज राजमहलों में आते हैं, वहाँ चंद भी आते हैं। तो चंद जो है उनको दूसरे जो रासो ग्रंथों में उस तरह की बात मिलती है कि सरस्वती ने चंद को रात्रि में ही ये सारे घटनाक्रम का विवरण बता दिया था और चंद है जो प्रातःकाल इस घटना का वृत्तांत सुनाते हैं। सारे सभासदों को पता लग जाता है। जो पृथ्वीराज चौहान है वह चंद से कहते हैं कि या तो तुम ये बताओ कि कैमास कहाँ है, या फिर तुम है जो ये कहना छोड़ दो कि कैमास को शिव जी का वरदान प्राप्त है। अब चंद वरदाई इस घटना से बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि वह राजा और सबके सामने इस सत्य को उजागर करें या इस घटना के ऊपर मौन रहे। तो उन्होंने राजा से कहा कि यदि आप मेरे को आज्ञा दें तो मैं इस घटना को आपको बता सकता हूँ। और ये जो घटना है चंद ने अपने राजा को बताई कि कैमास का रात्रि में वध हुआ और कैमास और कर्णाटी को गड्ढा खोद करके गाड़ दिया गया है। इस घटना को सुनकर के सारे सभासद ये आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई न कोई कैमास ने अपराध किया है, जब ही उसको ये मृत्युदंड दिया गया है। सब जगह ये बात फैल गई। जब इस घटना का पता कैमास की पत्नी को लगता है
तो वह चंद के पास आती है और चंद से अपने पति का शव मांगती है। चंद पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि भाई कर्नाटिका का पति का शव इनको दे दिया जाए ताकि ये अंतिम संस्कार कर सके। तो पृथ्वीराज चौहान केवल इसी शर्त के ऊपर शव देने की बात कहते हैं कि यदि आप जयचंद के पास मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको कैमास का शव दे सकता हूँ। तो चंद इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं आपके साथ जयचंद के पास चलूँगा। इसी शर्त के ऊपर पृथ्वीराज कैमास की पत्नी को उनका शव दे देते हैं। ये संक्षिप्त कथा हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कैमास कर्णावती प्रसंग के अंदर देखने को मिलती है। बाद में चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान जयचंद के यहाँ जाते हैं, उनका युद्ध होता है, वे उनको परास्त करते हैं, ऐसा उल्लेख इतिहास में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब कैमास और कर्णावती इनकी जो प्रेम लीला है, जो राज्य के लिए घातक होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने उनका अंत किया, तो इस घटना को आधार मान करके ही इस ग्रंथ की रचना की गई है। धन्यवाद।